वेलकम टू कॉमर्स जीनी। मेरा नाम है पीयूष और आज हम लोग बात करेंगे की ऑडिट मैटर्स की। सर, ये की ऑडिट मैटर्स क्या होता है? बेटा, मैटर्स यानी कुछ ना कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिनको ऑडिटर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखना चाहता है। तो हमारे पास एक स्टैंडर्ड बना है SS 701। इसमें लिखा है कि कुछ मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं, इनको आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखिए। इसका मतलब है ये मैटर्स ऑडिटर की जिम्मेदारी है कि शेयर होल्डर्स को या जो भी वो ऑडिट रिपोर्ट पढ़ रहे हैं उन यूजर्स को इन मुद्दों के बारे में जानकारी दे। ठीक है, ये इंफॉर्मेटिव मुद्दे हैं। अब 701 में लिखा क्या है, क्या होते हैं ये मुद्दे? देखिए, डेफिनेशन बड़ी क्लियर है। इसमें लिखा है दोज मैटर्स दैट इन ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। तो पहला वर्ड इन्होंने जो काम में लिया है वो काम में लिया है ऑडिटर्स प्रोफेशनल जजमेंट। प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब क्या होता है? सर, प्रोफेशनल जजमेंट का मतलब है ऐसा जजमेंट, ऐसा डिसीजन जो ऑडिटर अपनी एक्सपर्टीज, अपने नॉलेज, अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए लेता है। तो ऐसा एक निर्णय लेना है ऑडिटर को, किस बारे में? ऐसे मैटर्स को चुनने के बारे में, सिलेक्शन ऑफ मैटर्स। कौन से वो मैटर्स हैं जिनको उसके प्रोफेशनल जजमेंट में वो क्या बोलेगा? वो बोलेगा मोस्ट सिग्निफिकेंट हैं। दीज आर द मैटर्स विच आर मोस्ट सिग्निफिकेंस, है ना, मोस्ट सिग्निफिकेंट इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड। तो हमने कहा कि ऐसे 260 में इनके बारे में कुछ बात हुई थी। ऐसे 260 में बोला था कि अगर आपको ऑडिट के दौरान कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलते हैं, कोई सिग्निफिकेंट मैटर्स मिलते हैं, तो ऐसे सिग्निफिकेंट मैटर्स को मैनेजमेंट या टीसीडब्ल्यूजी के साथ शेयर कीजिए, उनको रिपोर्ट कीजिए, उनको ये इंफॉर्मेशन दीजिए। अब इन सिग्निफिकेंट मैटर्स में से कुछ मैटर्स हैं जो मोस्ट सिग्निफिकेंट होंगे। ऐसे मैटर्स होंगे ऑडिट से रिलेटेड जो इतने इंपॉर्टेंट हैं कि हमने उनको टीसीडब्ल्यूजी के साथ तो शेयर किया था, साथ ही हम चाहते हैं एज एन ऑडिटर कि यूजर को भी इन मैटर्स के बारे में पता हो। सर, क्या ये अकाउंट्स की गलतियां हैं जिनको हम बता रहे हैं? नहीं बेटा, ये अकाउंट्स की गलतियां हो जरूरी नहीं। देखो, गलतियां होती है तो ओपिनियन पैराग्राफ में आती है। ये ऐसे एडिशनल मैटर्स हैं, जैसे अगर मैं आपको बोलूं भाई चैप्टर नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना, तो क्या मैं आपको ये बोल रहा हूं कि चैप्टर नंबर 3 में गलत लिखा हुआ है? नहीं बेटा, ये केवल उसको इंपॉर्टेंस देने वाली बात है। तो ऑडिट के दौरान भी ऐसे कुछ मैटर्स आते हैं जो ऑडिटर को अपने प्रोफेशनल जजमेंट में लगता है कि भाई बड़े इंपॉर्टेंट मैटर्स हैं, बड़े सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं। तो ऐसे मैटर्स वो शेयर करना चाहता है, वो बताना चाहता है। वो ये नहीं बोल रहा कि ये मैटर्स गलत है, इनमें कोई अकाउंटिंग एरर हुई है, कोई मिस स्टेटमेंट है ना। मिस स्टेटमेंट होगा तो ओपिनियन पैराग्राफ में वो लिखेगा। यहां पर केवल ये बताना चाह रहा है ऑडिटर कि ये मैटर्स इंपॉर्टेंट है। तो उसके प्रोफेशनल जजमेंट में अगर कोई मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर्स हैं ड्यूरिंग द ऑडिट उसको मिले हैं, तो उन मैटर्स को ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिखे। ये की ऑडिट मैटर्स का पूरा स्टैंडर्ड है। ये वही मैटर्स हैं जो 260 में वो टीसीडब्ल्यूजी के साथ शेयर कर चुका है। सर, ऐसे कौन से मैटर्स होते हैं जो ऑडिटर को लग सकता है कि बड़े इंपॉर्टेंट है, मोस्ट सिग्निफिकेंट है? तो ऐसे मैटर्स में पहला मैटर आता है एरियाज ऑफ हायर असेस्ड रिस्क। देखिए, जब ऑडिटर ऑडिट करता है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर अप्लाई करता है, कंप्लायंस प्रोसीजर देखता है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिलेटेड प्रोसीजर देखता है, तो उसको लगता है कि कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पर रिस्क ज्यादा है, गड़बड़ होने का, मिस स्टेटमेंट होने का, मटेरियल मिस स्टेटमेंट होने का खतरा ज्यादा है। अब देखिए, इसमें कंफ्यूजन ये होता है कि कई लोग रिस्क को मटेरियल मिस स्टेटमेंट समझ लेते हैं। बेटा, रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट और मटेरियल मिस स्टेटमेंट अलग अलग चीजें हैं। जैसे अभी आपके एग्जाम आने वाले हैं और एग्जाम से पहले अगर कोई बच्चा है जो पढ़ाई नहीं कर रहा है, तो उसके पेरेंट्स, उसके दोस्त क्या बोलेंगे? अरे भाई पढ़ लो, नहीं तो फेल होने का खतरा है। बच्चा फेल नहीं हुआ है अभी, अभी वो नहीं पढ़ रहा है तो हमें लगता है कि फेल होने का खतरा है। यह है रिस्क ऑफ फेलियर। जब एग्जाम होगा, रिजल्ट आएगा, तब पता चलेगा कि भाई वो बच्चा वाकई फेल हुआ या पास हुआ। अक्सर ऐसा होता है कि जहां पर ये रिस्क ऑफ फेलियर होती है, वो बच्चा फाइनल एग्जाम में फेल ही हो जाता है। तो बिल्कुल, जहां रिस्क होती है वहां गड़बड़ होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। अब कोई बच्चा है बिल्कुल अच्छी पढ़ाई नहीं कर रहा है, दिन भर घूमता फिरता रहता है, एग्जाम पास आने वाले हैं, तो सब बोल रहे हैं रिस्क ऑफ
फेलियर है, रिस्क है, पढ़ लो। अब बच्चे ने पढ़ाई तो की नहीं, एग्जाम दे दिया और चांस की बात है बच्चा पास हो गया। तो क्या ऐसा संभव है कि जहां पर रिस्क हो वहां पर अल्टीमेट इवेंट वो नहीं हो, यानी रिस्क ऑफ फेलियर तो है लेकिन बच्चा फेल नहीं हुआ? बिल्कुल वैसा ही अकाउंट्स की ऑडिट में भी होता है। रिस्क ऑफ मटेरियल मिस स्टेटमेंट का मतलब है ऐसे एरियाज जहां पर मटेरियल मिस स्टेटमेंट यानी बड़ी गड़बड़ होने की पॉसिबिलिटी है, रिस्क है, खतरा है। अक्सर ऐसी जगहों पर गड़बड़ हो जाती है, लेकिन रिस्क होने का मतलब यह नहीं है कि कंफर्म है गड़बड़ होगी, है? अब ऐसे कोई मैटर, ऐसी कोई सिचुएशन अगर ऑडिटर को ध्यान में आती है तो ऑडिटर उसको मोस्ट सिग्निफिकेंट मानकर अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिख देता है। सर कैसे लिख देता है, कौन सी ऐसी बात हो सकती है? तो यहां मैंने आपके समझने के लिए रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट में से ये 2022-23 की एनुअल रिपोर्ट है, आप पढ़िएगा इसको जरूर। इसमें लिखा है कि आईटी सिस्टम और कंट्रोल्स ओवर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो ऑडिटर ने देखा कि पूरी फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, उसके एस्टिमेशंस, उसके जो रिपोर्टिंग हो रही है, जो अकाउंट्स बन रहे हैं, रिपोर्ट्स कंसाइज हो रही है, ये सारा काम जो है ये पूरे आईटी से हो रहा है, कंप्यूटराइज होता है, ऑटोमेटेड हो रहा है। अब उसको लगा कि ये आईटी सिस्टम है, आईटी कंट्रोल्स हैं, सारा का सारा काम ऑटोमेटेड है, उसमें आईटी गवर्नेंस भी इंक्लूडेड है, आईटी के जनरल कंट्रोल भी है, पूरा आईटी एनवायरनमेंट है। तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इतनी डिटेल में यूज हो रही है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के कि अगर उसमें कोई गड़बड़ हुई तो रिस्क बड़ी हो जाएगी। और आईटी सिस्टम, क्योंकि इस तरह का सिस्टम होता है जो वल्नरेबल होता है, जिसमें गड़बड़े होने की पॉसिबिलिटी ज्यादा हो सकती है, तो इस केस में, रिलायंस के केस में, ऑडिटर को लगा कि ये वो एरिया है जहां पर गड़बड़ हो सकती है। अब हालांकि ऑडिटर ने अपनी कैपेसिटी, अपने नॉलेज, एक्सपीरियंस के बेसिस पर अच्छी डिटेल में चेकिंग की और उसको कोई गलती नहीं मिली इस रिपोर्ट में। रिलायंस की एनुअल रिपोर्ट जब ऑडिटर ने दी तो उसने ये नहीं बोला कि फाइनेंशियल अकाउंट गलत है, उन्होंने ये बोला कि भाई आईटी की वजह से फाइनेंशियल अकाउंट में गलती होने का खतरा बहुत बड़ा है। हालांकि मैंने ढूंढा तो मुझे अभी तक तो गलती नहीं मिली है, लेकिन कल को गड़बड़ हो सकती है, गलती हो सकती है। तो यहां वो केवल वार्निंग दे रहा है, ऑडिटर यहां पर कॉशियस कर रहा है रीडर को कि देखिए ये एक ऐसा एरिया है जहां पर रिस्क ज्यादा है। तो ऐसे जो एरियाज होते हैं वो हमारे मोस्ट सिग्निफिकेंट एरियाज कहलाते हैं। ये पहला मैटर है जो इतना सिग्निफिकेंट है कि ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में लिख देता है। ये मैटर उन्होंने पहले 260 में टीसीडब्ल्यूजी को भी बताया होगा, अब उन्होंने ऑडिट रिपोर्ट में भी लिख दिया। सर और क्या मैटर होते हैं? दूसरा मैटर है जजमेंट, सिग्निफिकेंट जजमेंट। अब जैसे मैनेजमेंट है, अकाउंट्स बनाते वक्त कई सारे एस्टिमेशंस और जजमेंट करता है। वो मार्केट वैल्यू का पता लगाता है इन्वेस्टमेंट की, तो मार्केट वैल्यू भी एक जजमेंट है। असेट की यूजफुल लाइफ का पता लगाना होता है, असेट की स्क्रैप वैल्यू यूजफुल लाइफ के बाद क्या होगी ये पता लगाना होता है। तो कई सारे अकाउंटिंग के वक्त जजमेंट और एस्टिमेशन करने पड़ते हैं। ये जो जजमेंट और एस्टिमेशन है नॉर्मली रीजनेबल होते हैं, ऑडिटर उनको चेक करता है। लेकिन कई बार ऐसी सिचुएशन आती है कि ये बड़ी अनसर्टेनिटी ज्यादा होती है, ऐसे एस्टिमेशन होते हैं जिनमें और छोर पता ही नहीं लग रहा है। कोई ऐसी असेट है जिसके बारे में आप एस्टिमेशन ही नहीं कर पा रहे हो, आपने अपने एक्सपर्ट से पूछा, मार्केट में एक्सपर्ट से पूछा, ऑडिटिंग के एक्सपर्ट से पूछा, लेकिन पता नहीं चल पा रहा है। तो ऐसे केसेस में जहां पर एस्टिमेशन में अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है, वहां पर फिर ऑडिटर को लगता है कि ये तो मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर है, इस मैटर का पता यूजर को होना चाहिए। ये मैटर वो है जो पहले ही हम टीसीडब्ल्यूजी को, मैनेजमेंट को तो बता चुके हैं, अब यूजर को भी बताना चाह रहे हैं सर ऐसा कौन सा मैटर हो सकता है? इसी रिलायंस की रिपोर्ट में, 22-23 की रिपोर्ट में ऑडिटर ने लिखा है कि इस कंपनी के पास ऑयल एंड गैस रिजर्व्स हैं। अब इन्होंने कोई मान लीजिए माइन खरीदी, अब माइन में जमीन के अंदर बहुत सारे गैस और ऑयल के रिजर्व्स हैं। अब ये रिजर्व्स कितने हैं, अंदर कितनी गैस है, कितना ऑयल है, अगर हम तेल का कुआं खोदेंगे तो उसमें से कितना तेल निकलेगा, ये एस्टिमेशन में बहुत अनसर्टेनिटी है। और इसी एस्टिमेशन के बेसिस पर हमने असेट्स खरीदी हैं, तेल के कुएं, इस कंपनी ने तेल के कुएं बनवाए हैं, उसके बेसिस पर लोन लिए हैं। बहुत सारी ऐसी अकाउंटिंग का काम हुआ है जो इस एस्टिमेशन के बेसिस पर हुआ है कि जो, अब जैसे केजी बेसिन है, उस केजी बेसिन में कितना ऑयल का रिजर्व है। बीच में राजस्थान में बात आई थी कि राजस्थान में भी बहुत ऑयल का रिजर्व है, वो कितना ऑयल का रिजर्व है,
वहां पर कितना ऑयल निकलेगा, क्या अगले 10 15 20 सालों तक ऑयल निकलता रहेगा या 4-5 साल में खत्म हो जाएगा, क्या ऑयल निकालने की कॉस्ट कितनी आएगी, ये सब एस्टिमेशन के बेसिस पर इन्वेस्टमेंट करते हैं हम लोग। अब अगर ये एस्टिमेशन गलत हो जाए तो इन एस्टिमेशन में बड़ी अनसर्टेनिटी है। तो इन्होंने बोला कि ये जो है ये की ऑडिट मैटर हमने माने हैं क्योंकि यहां पर बड़ी अनसर्टेनिटी है। तो जहां कहीं भी हमको लगता है कि मैनेजमेंट ने कोई जजमेंट लिया है, कोई अकाउंटिंग एस्टिमेट किया है, तो ऐसे मैटर में अगर अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होती है तो ऑडिटर उसको की ऑडिट मैटर मानते हुए अपने यूजर को ये बता देता है कि ये देखिए चीजें बड़ी रिस्की हैं, ये यहां पर अनसर्टेनिटी ज्यादा है, आप देखभाल कर इन्वेस्ट कीजिएगा इस कंपनी में। हम ये नहीं बोल रहे कि इन्होंने जो एस्टिमेशन किया है वो गलत है, लेकिन ये एस्टिमेशन इतने कम डेटा के बेसिस पर हुए हैं कि इसमें अनसर्टेनिटी ज्यादा है। जो एस्टिमेशन है उससे अलग एक्चुअल सिचुएशन होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। तो अनसर्टेनिटीज अगर कोई हो, सिग्निफिकेंट अनसर्टेनिटीज हो, तो वो हमारे लिए की ऑडिट मैटर बन जाता है। ऐसे ही तीसरा है, कोई पिछले साल में कोई ऐसा इवेंट या ट्रांजैक्शन हुआ हो जिसका बहुत बड़ा इफेक्ट अकाउंट्स पर पड़ा हो, तो ऐसे मैटर भी की ऑडिट मैटर होते हैं। सर ये भी समझाइए थोड़ा। बिल्कुल बेटा, टाटा मोटर्स की ये रिपोर्ट है 21-22 की। इसमें क्या हुआ था, टाटा मोटर्स के पास एक पैसेंजर व्हीकल का सेक्शन था, पैसेंजर व्हीकल्स बनाते हैं वो। इन्होंने अपना ये पूरा यूनिट पैसेंजर व्हीकल्स का अपनी एक सब्सिडरी बनाकर पूरा यूनिट उस सब्सिडरी को ट्रांसफर कर दिया। तो एक तरह से डीमर्जर भी हुआ, अपनी सब्सिडरी को इन्होंने एक सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ द बिजनेस बेच दिया। अब इस बिजनेस के बेचने से कई वैल्यूएशंस बदल गए, कई एसेट्स ऐसी होंगी जिनको हमने अवेलेबल फॉर सेल कर दिया, है ना। वैल्यूएशंस में, डेप्रिसिएशंस में, अकाउंटिंग प्रॉफिट बुक करने में, कई सारी चीजें जो हैं उसमें अकाउंट्स पर एक बड़ा इफेक्ट पड़ा। तो अब ये ऐसा ट्रांजैक्शन था जिस ट्रांजैक्शन की वजह से फाइनेंशियल अकाउंट्स पर, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर बहुत बड़ा असर पड़ रहा था। तो ऑडिटर को लगा, देखो ये गलत तो नहीं किया उन्होंने, अकाउंटिंग सही है, हम ये नहीं बोल रहे अकाउंटिंग गलत है। मैं फिर से ही बात याद दिला दूं, की ऑडिट मैटर्स ये नहीं बोल रहे हैं कि अकाउंटिंग में मॉडिफाइड रिपोर्ट है हमारी, अकाउंटिंग गलत की हुई है, देयर इज सम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा है ऑडिटर। ऑडिटर बोल रहा है दीज आर द मैटर्स विच आर नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन राइट कॉन्टेक्स्ट फॉर द यूजर। तो यूजर को अगर आप सही कॉन्टेक्स्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट समझाना चाहते हैं तो कुछ इंफॉर्मेशन, कुछ जानकारियां यूजर के दिमाग में क्लियर होनी चाहिए, और इन्हीं क्लियर करने वाली जानकारियों को हम की ऑडिट मैटर्स बोलते हैं। तो की ऑडिट मैटर्स कौन कौन से हो गए बेटा? 3 तरह के की ऑडिट मैटर्स हैं जो हमारे एसए 701 में लिखे हुए हैं। पहला, ऐसे एरियाज जहां पर रिस्क ज्यादा है। दूसरा, ऐसे अकाउंटिंग एरियाज जहां पर मैनेजमेंट ने एस्टिमेशन या जजमेंट की है और उनकी अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। और तीसरा, ऐसे ट्रांजैक्शन जिनकी वजह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। तो ऑडिट के दौरान जो सिग्निफिकेंट मैटर्स 260 में ऑडिटर्स ने ढूंढे थे, उन मैटर्स में से कुछ मोस्ट सिग्निफिकेंट मैटर इन्होंने और छटनी की है, और इन मैटर्स को अपनी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है, एक अलग सेक्शन बनाकर लिखा है। ये की ऑडिट मैटर्स हैं। आप कोई भी एनुअल रिपोर्ट पढ़िएगा और उसमें की ऑडिट मैटर्स ढूंढने की कोशिश कीजिएगा। ये 3 तरह के की ऑडिट मैटर्स आपको रिपोर्ट्स में मिल सकते हैं। इससे रिलेटेड कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट चीजें और बोल देते हैं। हमने बोला है कि भाई ये दीज मैटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स इंक्लूडेड इन 260 एंड 265। जब हम मैनेजमेंट को कोई जानकारी देते हैं तो उसके लिए हमारे पास स्टैंडर्ड नंबर है 260, और अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में कोई डेफिशिएंसी है उसकी जानकारी अगर हम मैनेजमेंट को देते हैं तो उसके लिए स्टैंडर्ड है 265। इन जानकारियों में हमने जो मैटर्स मैनेजमेंट को, टीसीडब्ल्यूजी को बताए थे, उन्हीं में से छांट कर हमें की ऑडिट मैटर्स लिखने पड़ते हैं। ठीक बात है। अब अगर हमने अपनी ऑडिट रिपोर्ट बनाई है, देखिए मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट अलग अलग तरह की होती है। मॉडिफाइड हमारी ऑडिट रिपोर्ट कैसी होती है? एक तो होती है क्लीन ऑडिट रिपोर्ट, यानी हमने बोला है फाइनेंशियल अकाउंट बिल्कुल सही है, की ऑडिट मैटर उसमें भी हो सकते हैं। एक होती है मॉडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट जिसमें हम बोलते हैं अकाउंट्स में कुछ गड़बड़ है। ये गड़बड़ क्या हो सकती है? हमने कहा जी क्वालिफाइड रिपोर्ट है जिसमें गड़बड़ तो है लेकिन वो परवेजिव नहीं है, वो लिमिटेड एरिया में है। ये हो सकती है एडवर्स रिपोर्ट जिसमें हम बोलें कि भाई परवेजिव इफेक्ट है मटेरियल मिस स्टेटमेंट का, तो आपके तो पूरे अकाउंट्स ही गलत हो गए।
एक होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन में हम ये बोलते हैं कि भाई आपकी जो ऑडिट रिपोर्ट है वो हम चेक नहीं कर पाए, हमको एविडेंस नहीं मिले। मान लीजिए हम कोई ऑडिट करने जाए और पता चले हमारे आने से 2 दिन पहले इनकम टैक्स वाले सारे अकाउंट्स उठा कर ले गए, अब क्या चेक करेंगे हम? और अगर हम चेक नहीं करेंगे तो रिपोर्ट क्या देंगे, हम क्या बोलेंगे कि अकाउंट सही है कि गलत है? तो यहां पर हम डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देते हैं, अपनी ओपिनियन देने से मना कर देते हैं। और जब हम ओपिनियन ही नहीं दे रहे हैं तो क्या किसी मैटर को की ऑडिट मैटर बोला जा सकता है? तो यहां पर बड़ा क्लियर एसए 705 में लिख दिया कि भैया अगर आपने डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दिया है, अगर आपने ओपिनियन देने से ही मना कर दिया है क्योंकि आपके पास प्रॉपर एविडेंस नहीं इकट्ठे हुए, सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं आप ऑब्टेन कर पाए, तो आप की ऑडिट मैटर भी मत लिखिए। की ऑडिट मैटर उन्हीं केसेस में लिखेंगे जब कम से कम अकाउंट्स आपने चेक तो किए हो, चाहे क्लीन रिपोर्ट हो चाहे मॉडिफाइड रिपोर्ट हो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। की ऑडिट मैटर्स अकाउंट्स की गलती नहीं बताते, लेकिन कम से कम अकाउंट्स आपने चेक किए हुए हो, तब तो आप की ऑडिट मैटर्स की बात करेंगे। तो ये की ऑडिट मैटर्स हमारे पास होते हैं। ये छोटा सा समरी में एसए 701 का एक्सप्लेनेशन था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।